नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? तो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड प्रोटेस्ट भयंकर तरीके से जारी है, इनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर भाई दरभंगा ब्रास से रिलेटेड जो प्रोब रिजल्ट आए हैं और उसके बेसिस पे जो एक्शंस लिए गए इनको देखेंगे। हो सके तो एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। आगे डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेवर देना था कोविड 19 की वैक्सीन से रिलेटेड, इसके डायग्नोस्टिक टूल से रिलेटेड, वो वेवर के ऊपर टॉक्स फेल कर गई हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन और यूएसए की जो कंपनियां हैं ये ओवरऑल पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। कोविड से रिलेटेड लोगों के पास दवाई पहुंच रही नहीं पहुंच रही कोई मतलब नहीं। सही बात है भाई, देखो पैसा तो सबको बड़ा प्यारा होता है, क्या फर्क पड़ता है बाकी दुनिया में लोग मर रहे हैं। अब एथिक्स और मोरालिटी ये तो भाई डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कितनी आप दिखा सकते हो कितनी नहीं दिखा सकते हो। तो इस न्यूज के बारे में देखेंगे। फिर भाई चाइना ने एलईटी का जो डेप्यूटी चीफ था मक्की, इसको टेररिस्ट नहीं बनने दिया यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस कमेटी के अंदर। इसके बारे में सुबह एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिर भाई एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रही जो बता रही है कि भाई जो बड़ी 8 पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया की, उसमें से कितना किसके पास पैसा है। टोटल पैसे में 50% तो बीजेपी के पास जाता नजर आ रहा है, इसको देखेंगे। चाइना ने ज्वाइंट बॉर्डर एक्टिविटी के लिए प्लान लॉन्च किया और इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इसको समझेंगे। राजीव गांधी के कन्विक्ट जो राजीव गांधी केस के जो कन्विक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में एक प्लिया है जो कि हाई कोर्ट ने डिस्मिस कर दी, इसको समझेंगे। और पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है, इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। तो इतनी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और ओवरऑल लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, इससे काफी मदद मिलती है। दोनों का ही लिंक आपको लाइक बटन के बगल मिल जाएगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कैविट। कैविट मतलब वार्निंग और प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशन कंडीशंस और लिमिटेशंस। मतलब बेसिकली कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो उसमें कुछ कंडीशन वगैरह लगा देना। विराम पत्र, सावधान पत्र, कौशन, चेतावनी कि भाई कुछ कर रहे हो तो करो बट इसके साथ ये भी है, कंडीशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोटिस में लिख दिया गया कि अगर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो तो इन्वॉल्व हो बट ये मत करना। तो एक प्रकार का कैविट। कैविट मतलब लिमिटेशंस, कोई भी चीज आप उसमें कर रहे हो आपके ऊपर हद बांध देना, इसको आप कैविट बोलते हो। ठीक है भाई। पहली न्यूज, एंगर रेजेस अगेंस्ट अग्निपथ इन मेनी स्टेट्स। भाई लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अग्निपथ स्कीम को हटाने की बात की जा रही है। ओवरऑल अगर आप देखो तो एक प्रोटेस्टर की मौत भी हो गई सिकंदराबाद में पुलिस फायरिंग की वजह से तेलंगाना में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, सब सड़कों पे उतर आए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अगेंस्ट। और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, इसके मतलब अपोजिशन में सपोर्ट दे रही हैं। ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे स्टूडेंट आउटफोर्स, यूथ, इवन जो फार्मर ग्रुप थे जो कि फार्म लॉस के एजिटेशन में इन्वॉल्व थे वो तक यहाँ पे सपोर्ट में आ चुके हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप सरकार के अगेंस्ट सपोर्ट करते हो, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हो, सरकार को विरोध करते हो, तो सरकारी जो आप कह लो प्रॉपर्टी उसको आप अटैक करते हो। तो ट्रेनों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को पे तोड़फोड़ मचाई जा रही है। अब देखिए, जो आर्म्ड फोर्सेस में जाने वाले अभ्यर्थी हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ें, ये सही नहीं है। लेकिन यही अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे तो सरकार अग्निपथ स्कीम ले आएगी, हमारे आर्मी में चांसेस जाने के कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि लगभग 1000 आर्मी रिक्रूटमेंट जॉब एस्पिरेंट्स रेलवे स्टेशन पहुंचे, प्लेटफॉर्म पे तोड़फोड़ मचाने लगे, रेलवे प्रॉपर्टी को तोड़ने लगे और ये अपने आप को मोबिलाइज कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। नॉर्थ तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, साउथ तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बवाल हुआ है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि हम फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट दे चुके हैं, रिटर्न एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 साल पेंडेमिक में कोई भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, हम लोग कांस्टेंट वेटिंग में हैं। इसीलिए सरकार ने अग्निवीर स्कीम की अपर एज लिमिट को 21 से 23 कर दिया था। क्योंकि पिछले 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो जो लोग 21 की एज लिमिट को क्रॉस करके 23 तक पहुंच चुके हैं उसको हम एलिजिबल कर रहे हैं, ऐसा सरकार ने बोला था। लेकिन इससे यूथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत से प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्टों में भी हुए हैं। अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल में वायलेंस नहीं हुआ है बट रेल और व्हीकुलर मूवमेंट को रोक दिया गया है। 7:45 सुबह प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 9:30 तक खत्म हो गया। नेशनल फ्लैग को लेकर यूथ डिमांड कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को पीछे लो। तो तेलंगाना ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अलीपुर डिस्ट्रिक्ट ले लो, सॉरी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पे यहाँ पे बवाल मचता नजर आ रहा है। इनफैक्ट जत्तारी में तो पंचायत चेयरमैन का ऑफिस तक उड़ा दिया गया, जला दिया गया। पंचायत ऑफिस में लोग घुस गए, तोड़फोड़ मचाने लगे। इनफैक्ट ये जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन और ऑल इंडिया किसान सभा है जो कि फार्म लॉस के समय पे न्यूज में थी, वो भी यहाँ पे अग्निपथ के अगेंस्ट अपोजिशन में उतर आई है। बोला है जून 21 विल बी द प्रोटेस्ट डे अगेंस्ट अग्निपथ। बहुत सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस,
ये सब कहीं ना कहीं सेंटर के इस मूव के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। 94 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से 140 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं। छोटी मोटी बहुत सी ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे बिगड़ गया है। बहुत सारी जगहों पे जो पैसेंजर्स हैं वो स्ट्रैंडेड है। काफी परेशानी हो गई है इन प्रोटेस्टों में। जिस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम है और एक प्रकार के इससे इंटरनल सिक्योरिटी को भी ये थ्रेट हो सकता है। फिर आगे देखते हैं अगली न्यूज। प्लिया फॉर आईपी राइट्स वेवर फॉर कोविड-19 जैब हिट्स अ वॉल। देखिए भाई, जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में बातचीत हो रही थी। अब इंडिया यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ना एप्लीकेबल हो कोविड-19 के वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स और थेरेपेटिक्स के ऊपर, ये चीज इंडिया पास नहीं करा पाए। इंडिया और साउथ अफ्रीका ट्रिप्स वेवर चाहता था किसके ऊपर? कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, थेरेपेटिक्स के ऊपर। वैक्सीन डायग्नोस्टिक्स में क्या फर्क है? तो ओवरऑल वैक्सीन मतलब दवाई, कोविड-19 को पता करने का तरीका, कोविड-19 का इलाज करने का तरीका, कोविड-19 की दवाइयों को बनाने का तरीका, ये सब डायग्नोस्टिक्स और थेरेपेटिक्स में आ जाता है। तो इंडिया साउथ अफ्रीका चाह रहा था कि सब में ट्रिप्स वेवर मिले। यूएस कह रहा था कि केवल वैक्सीन में हम ट्रिप्स वेवर देंगे, डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक्स में नहीं देंगे। लेकिन यहां पे डब्ल्यूटीओ में सिर्फ ओवरऑल कोविड-19 की जो मेकिंग है और एक्सपोर्ट है इसके ऊपर थोड़ा बहुत लीनियंसी रखी गई है। आईपी वेवर कहीं पे भी नहीं मिला है। मतलब फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन हो सकता है इंडिया में आने वाले समय में बनने लगे, लेकिन बनेगी वो फाइजर और मॉडर्ना के आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब जो भी वैक्सीन जहां पे भी बनेगी उसका पैसा ओरिजिनल कंपनी के पास जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर का मिलना यह होता है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का जेनरिक वर्जन बनाने लगो। ये जेनरिक वर्जन फ्री में और बहुत कम में, फ्री में तो नहीं बट बहुत कम कॉस्ट में बेचा जाता है, उसका कोई भी पैसा पेरेंट कंपनी के पास नहीं जाएगी। आईपी वेवर का मतलब ये होता है। लेकिन अब आईपी वेवर यहां पे दिया नहीं गया है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखो तो दुनिया भर की जो फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनी है वो या तो यूएस में है या यूरोपियन यूनियन में है। यूरोपियन यूनियन तो ओवरऑल आईपी वेवर के बिल्कुल ही अगेंस्ट था। यूएस थोड़ा बहुत कह रहा था कि हाँ भाई वैक्सीन के लिए हम आईपी वेवर दे सकते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये अपनी मोनोपोली छोड़ना नहीं चाहती। तो इंडिया साउथ अफ्रीका के जो जॉइंट प्रपोजल था ये फिलहाल के लिए अभी के लिए सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो पाया। ट्रिप्स काउंसिल और डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल काउंसिल में इसको ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि अगर आप देखो तो यूएस के साथ 100 कंट्रीज इस पर्टिकुलर वेवर को सपोर्ट कर रही थी, बट केवल वैक्सीन में, यूएस केवल वैक्सीन में वेवर को सपोर्ट कर रहा था। बट यूरोपियन यूनियन इसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा था। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी थी। उनको ऑब्वियस सी बात है बोलना है कि हम कमा नहीं पाएंगे, तो अभी के लिए वेवर नहीं मिला। इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो क्या बोल रही है? इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि भाई देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बैरियर नहीं है। ओके, देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देना चाहेगी, चाहे वो वेस्टर्न कंपनी की फार्मास्यूटिकल कंपनी हो चाहे इंडिया की, क्योंकि उससे उनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या बोल रही हैं और इंडिया का जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन क्या बोल रहा है कि भाई हमें वॉलंटरी लाइसेंसेस दे दो और रीजनेबल रॉयल्टी हम तुमको देंगे। मतलब फाइजर और मॉडर्ना जैसी जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी दें इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, और उससे जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयां बनाएंगी उस पर रीजनेबल रॉयल्टीज ले लें। तो मतलब कि आपका आईपी बचा हुआ है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बचा हुआ, हम जो भी दवाई वगैरह बना रहे हैं बेच रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत पैसा हम आपको देंगे। वो जो पैसा हम आपको देंगे वो रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगर दवाई बचा के डेवलपिंग वर्ल्ड में बेच रहा है तो वो एक लिमिट से ज्यादा महंगी नहीं बिक सकती। वो उन दामों पे नहीं बिक सकती जिस दामों पे यूरोपियन यूनियन और यूएस में बिक रही है। तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी और जो ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उनका बोलना है कि ठीक है भैया आप आईपी भले मत हटाओ, बट दवाइयों का जो आईपी है वो हमें रीजनेबल रॉयल्टी कॉस्ट पे दे दो। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी केस की जो कॉन्विक्ट्स हैं उनकी प्लिया को, मतलब बेसिकली इनको भी माफी दे दी जाए पेरिया विलन की तरह, इस प्लिया को रिजेक्ट कर दिया है। आपको पता हो जाएगा कि राजीव गांधी जी की किलिंग में सिर्फ पेरिया विलन शॉन नहीं था, एक एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन, ये दो इंडिविजुअल्स भी थे जो कि लाइफ कॉन्विक्ट थे। ये इन्वॉल्व थे राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में। तमिलनाडु सरकार ने 9 सितंबर 2018 के कैबिनेट रिकमेंडेशन में केवल पेरियावलन को छोड़ने की बात नहीं की थी, एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन को भी छोड़ने की बात की। तो जब पेरियावलन को छोड़ा गया तो ये जो एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन जिनके ऊपर इल्जाम लगा, इनकी भी उम्मीद जग गई होगी कि भाई हम भी छोड़ दिए जाएंगे राजीव गांधी असैसिनेशन केस में। इसलिए ये लोग पहुंच गए मद्रास हाईकोर्ट में, और मद्रास हाईकोर्ट में जाके इन दोनों ने बोला कि साहब देखिए सितंबर 2018 में तमिलनाडु की कैबिनेट हमें छोड़ने का ऑर्डर इशू कर चुकी है, गवर्नर ने इस ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, तो अब आप हमको छोड़ दीजिए। जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी और जो जस्टिस हैं एन माला, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई देखिए
जो गवर्नर का सिग्नेचर होता है, इट इज साइन क्वा नॉन अंडर आर्टिकल 161। साइन क्वा नॉन मतलब एक एसेंशियल कंडीशन है। बेसिकली अगर तमिलनाडु का कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के ऊपर अप्रूवल देना गवर्नर का जरूरी है। भले ही गवर्नर इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ कैबिनेट, बट गवर्नर का फॉर्मल अप्रूवल यहां पे जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फेमस मारू राम केस 1980 में बोला था कि जो भी एक राज्य की कैबिनेट अप्रूवल दे रही है उसके ऊपर गवर्नर का फॉर्मल अप्रूवल जरूरी है उसका लॉ बनने के लिए। उसी प्रकार से पार्लियामेंट में जो भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट हेडेड बाय नरेंद्र मोदी डिसाइड कर रहे हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर जरूरी है लॉ बनने के लिए। समझ गए? तो सिर्फ ये बोल देना कि हाँ भाई तमिलनाडु की कैबिनेट ने बोला था कि भाई इन लोगों को छोड़ दो, इसके बेसिस पे गवर्नर की परमिशन लेने बिना इनको छोड़ दिया जाए, ये नहीं किया जा सकता। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू निगेटिंग आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी राज्य की सरकार की कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई लॉ पास कर रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नर का फॉर्मल अप्रूवल जरूरी है। ठीक है ना? अगर इस फॉर्मल अप्रूवल के बिना उस चीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया गया तो दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी के लिए गवर्नर ने ओवरऑल जो भी सितंबर 2018 का ऑर्डर था जिसको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया गया तो गवर्नर के पास पेंडिंग नहीं है। बट अगर वो गवर्नर के पास पेंडिंग होता तो उस केस में भी गवर्नर का फॉर्मल अप्रूवल इज साइन क्वा नॉन, इट इज मैंडेटरी। बिना गवर्नर के फॉर्मल अप्रूवल के हम आपको नहीं छोड़ सकते। सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु की कैबिनेट ने अगर रिकमेंडेशन दी तो क्या गवर्नर को मानना चाहिए? तब इस बात को लेकर काफी बहस चल रही। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट केस 2004 में बोला था कि भाई जो कुछ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं उसको गवर्नर और प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही देना है। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने अप्रूवल को रोक सकते हैं। हालांकि वो जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है वो बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे केसेस में बहुत हद तक डिस्क्रिशन गवर्नर के पास होता है कि वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस क्या हैं। अब एक कैबिनेट जो भी डिसीजन दे रही है उसको मान रहा है गवर्नर या प्रेसिडेंट, वो एक अलग बात है। यहां पे ये जो पर्टिकुलर केस है जहां पे राजीव गांधी जी को मारा गया, उस केस में जो उनके मर्डर कॉन्विक्ट्स थे जिनको पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, बाद में उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, इनकी माफी की जो अर्जी तमिलनाडु की कैबिनेट ने बोला कि इनको छोड़ दो, गवर्नर ने रेफर कर दी किसको? प्रेसिडेंट को। गवर्नर ने बोला कि भाई देखिए ओवरऑल ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये कुछ ऐसे क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि यूनियन लिस्ट में जाता है, यूनियन डोमेन में जाता है, इसलिए मैं इस मैटर को कहां रेफर कर रहा हूं? तो मैं इसको रेफर कर रहा हूं किसको? प्रेसिडेंट को। बात यह भी है कि जो ह्यूमन बॉम्ब था, धानु नाम की जो औरत थी जिसने अपने आप को फोड़ लिया और इससे प्रधानमंत्री जो एक्स फॉर्मर मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ साथ 15 और लोगों की मृत्यु हुई थी, 9 पुलिस वालों की मृत्यु हुई थी। तो सिर्फ इसको राजीव गांधी जी का असैसिनेशन नहीं, 15 और लोगों का भी असैसिनेशन बोला जाएगा। तो ऐसे केसेस में इस पर्टिकुलर केस का एडजुडिकेशन सिर्फ गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट के हाथ में जाएगा और गवर्नर ने मैटर प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। अब ये जो नलिनी है जो कि यहाँ पे कॉन्विक्ट है, ये बोल रही है कि भाई देखिए अभी एजी पेरियावलन को छोड़ा गया है तो उस बेसिस पे हमको भी छोड़ा जा सकता है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि एजी पेरियावलन को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की ताकत को इस्तेमाल करके छोड़ा है। और आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस आर्टिकल 142 के अंदर किसी भी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट दे सकता है। और मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट देने की ताकत हाई कोर्ट के पास नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट इन कॉन्विक्टों को ये बोल रहा है कि तुमको अगर आर्टिकल 142 का बेनिफिट चाहिए तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ दे, हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब एजी पेरियावलन को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, इस बेसिस पे तुम हमसे छूट जाओ, ये नहीं होने वाला है। समझ गए? तो ये ओवरऑल यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली एजी पेरियावलन को छोड़ने के बाद बाकी लोग जो राजीव गांधी के असैसिनेशन में जेल में सजा काट रहे हैं वो भी सोच रहे हैं, उनकी भी उम्मीदें जग गई हैं कि शायद हमें भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए उन उम्मीदों पे पानी फेर दिया है मद्रास की हाई कोर्ट ने। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग केस अपना सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। जुडिशियल इंपॉर्टेंट केस स्टडीज में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का बोलना है कि भाई टोटल जो इनकम आई थी 4 पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उसमें से 54% बीजेपी के पास थी। देखिए भाई 2020-21 में जो भी खर्चा, जो भी इनकम है अलग अलग 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की, इसके बारे में एक रिपोर्ट रिलीज किया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। इसमें बीजेपी,
कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, इनकी इनकम को एनालाइज किया गया। अब टोटल इनकम बीजेपी की थी 1373 1373 करोड़। कांग्रेस की कितनी थी? कांग्रेस की इनकम थी 285.76 करोड़। अब 1373.78 करोड़ में से बीजेपी ने खर्च किए 752 करोड़। ठीक है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी टोटल इनकम कितनी डिक्लेयर की? 74.41 करोड़। बीएसपी ने कितनी डिक्लेयर की? 52.46 करोड़। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने कितनी की? 34.92 करोड़। सीपीआई ने कितनी की? 2.12 करोड़। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 69 लाख। तो बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से कितनी इनकम थी और कितना एक्सपेंडिचर था, इसको यहां पे एनालाइज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इनकम बीजेपी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस। बीजेपी ने अपनी इनकम का 82% खर्च किया। कांग्रेस ने अपनी इनकम का 73.14% खर्च किया। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी इनकम का 78.10% खर्च किया। फिर यहाँ पे कुछ और एनालिसिस दे रखी भाई। बीजेपी के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आई है। कांग्रेस के पास कूपन इश्यू करने से आई है। बीजेपी ने ज्यादातर इलेक्शन और जनरल प्रोपोगंडा पे खत्म किया है। कांग्रेस ने इलेक्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एक्सपेंसेस पे किया है। तो ये ओवरऑल एक रिपोर्ट से दी गई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा। जीएस पेपर 2 नेशनल रिपोर्ट्स में ये न्यूज काम आ सकती है। पॉलिटिकल पार्टी की स्पेंडिंग से रिलेटेड मैं कहूंगा आप किसी ज्यादा जगहों पे लिखना मत, क्योंकि अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि बीजेपी के पास 54% इनकम है सारी नेशनल पार्टीज की, तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख के अगर आप किसी पेपर में आंसर लिख रहे हो वो एक सही अप्रोच नहीं रहेगी। बट ठीक है, न्यूज है तो हमने डिस्कस कर ली। फिर चाइना ने एक प्लान सामने रखा है ज्वाइंट बॉर्डर एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है ना, ये एससीओ के मैकेनिज्म के अंदर रखा गया है। तो भाई इंडिया ने सपोर्ट किया है चाइना के इनिशिएटिव को कि ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन करेंगे 2023 में। ये किसके एम्बिट के अंदर किया जाएगा? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज सब होंगी। इसका नाम होगा सॉलिडारिटी 2023। चाइना के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, अगर आप देखो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 21वीं मीटिंग होस्ट की थी एक्सपर्ट ग्रुप एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ एससीओ कंट्रीज की। कब? 15 से 17 जून। इसको चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सबने सपोर्ट किया था, मतलब अटेंड किया था। इसका साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एससीओ, इसने भी यहां पे इन्वॉल्व हुआ था। अब बेसिकली जितने भी एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को यहां पे एक्सचेंज करेंगे, बॉर्डर पे कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो इसके बारे में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। 2021 में भी एक ऐसा ही सॉलिडारिटी 2019 टू 2021 हुआ था, ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन था। एससीओ मेंबर स्टेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और एक ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022, ये 2022 में भी होना है, अप्रूव हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं फॉर 2023, इन्होंने वर्क प्लान ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का ऑफ द बॉर्डर सर्विसेज ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स, इसके ऊपर प्रपोजल्स वगैरह डिस्कस किए हैं मीटिंग्स में इनको, और वेट किया जाएगा और फाइनली इनको यहाँ पे अप्रूवल दिया जाएगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके बॉर्डर्स पे जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी थ्रेट्स हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। अब इंडिया के सामने बॉर्डर पे जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है चाइना, और चाइना के साथ ही हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, वो बीएससीओ के मैकेनिज्म के अंदर चाइनीज एटीट्यूड के साथ, तो उसका देखिए कोई मतलब है नहीं। बट एससीओ के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बनी रही, इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हो। एससीओ रैट्स की बात की जाए, ये रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर RATS, कल को आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो RATS है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, सेपरेटिज्म को टैकल कर सके, इसलिए रैट्स बनाया गया है। अब चाइना एक तरफ पे टेररिज्म को काउंटर करने की बात करता है और दूसरी तरफ मक्की नाम के टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशंस के अंदर टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं होने देता है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स क्या है टेररिज्म को लेके। ओके भाई, जीएस पेपर 2 ग्लोबल ग्रुपिंग्स में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है कि पाकिस्तान को हो सकता है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। ठीक है ना भाई, तो FATF इंटरनेशनल वॉचडॉग, अभी पाकिस्तान के अंदर इसकी एक टीम जाएगी इस्लामाबाद के अंदर, और वहां पे जाके ये वेरीफाई करेंगे कि जो भी FATF ने टास्क दिए थे पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान ने इसको पूरा किया है। और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए, और इस चीज में शायद यूएस पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की मीटिंग हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के साथ, और मई के बाद से ये न्यूज सुनने में आ रही है कि हो सकता है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्टिंग से हटा दिया जाए। FATF वर्किंग ग्रुप मिलकर यहाँ पे
इस बात को वेट कर रहा है कि एफएटीएफ की सारी कंडीशंस को पाकिस्तान ने फुलफिल किया कि नहीं किया। इस समय पे शहबाज शरीफ की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्टिंग से वो हट जाए, ताकि ओवरऑल इनकी इकोनॉमी को थोड़ा रिलीफ, थोड़ा रिप्रीव मिले। इंडिया ने ओपनली यहाँ पे बोला है कि भाई पाकिस्तान पूरी तरीके से कमिटेड नहीं है टेरर सेफ हेवेंस को हटाने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे ये लोग ड्रोन्स के थ्रू स्मगलिंग करते हैं, पंजाब बॉर्डर पे ड्रोन्स के थ्रू स्मगलिंग करते हैं, बम्स को यहाँ भेजते हैं। अभी जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था पिछले ही साल। तो ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे पाकिस्तान किस हद तक सीरियस है टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, इस पे हम 100% श्योर नहीं हो सकते। तो चाइना तो लंबे समय से चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। यूएस भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट में कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए, और ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज नहीं होगी। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि एएमएल और सीएफटी में, मतलब एनी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन ने हमने बहुत कुछ कर दिया, और इसीलिए हम ओवरऑल यहाँ पे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। एक इंटरनेशनल वॉचडॉग का यहाँ पे क्या बोलना है कि हम ग्रे लिस्ट में तब तक रखते हैं कंट्रीज को जब तक ये प्रूव नहीं होता कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए मार्कस प्लेन, जो कि प्रेसिडेंट है एफएटीएफ के, उन्होंने बोला है कि भाई हम इस्लामाबाद में जाएंगे, वहां पे जाके ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे कि क्या सच में पाकिस्तान ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। देखिए, ऊपर से देखा जाए तो बहुत सारे टेररिस्टों को उठा के जेल में डाल दिया गया, अब जेल उनकी 5 स्टार है। ये टेररिस्ट पैसे का एक्सेस नहीं पा पा रहे, टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, ऐसा पाकिस्तान का बोलना है। बट इस चीज को 100% वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान टेररिस्टों को सपोर्ट करता है, ये तो इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ बातचीत करके मक्की की ब्लैक लिस्टिंग को रुकवा दिया है। तो जीएस पेपर 2-3 के अंदर लिंकेज टू टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट में, न्यूज आपको काम आएगी। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन डायस्पोरा, देखिए इस न्यूज का इंडिया के ऊपर एक निगेटिव इंपैक्ट है। एक तरफ पे मक्की के टेररिस्ट डेजिग्नेशन में रुकावट हो रही है, और दूसरी तरफ एफएटीएफ की लिस्ट से निकालने की बात की जा रही है पाकिस्तान। अगर कल की डेट में एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल जाता है, तो ये इंडिया के लिए इंटरनेशनली एक लॉस होगा। यह अलग बात है कि हो सकता है कि फिर से पाकिस्तान इसके अंदर आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कर अपने आप को टेररिज्म में इन्वॉल्व करता है। 2012 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, फिर 2018 में फिर से ग्रे लिस्ट में आ गया। इस बार ग्रे लिस्ट निकला, फिर से आ जाए, हो सकता है ग्रे लिस्ट से निकले ही ना। ठीक है, ब्लैक लिस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली बात है एक्टिवली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, पर अब तक ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है। तो इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी विक्ट्री ये होगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकलने दिया जाए। ऑब्वियसली बात है, इंडिया उसकी कोशिश करेगा, और इंडिया के पास इसके प्रॉपर पैरामीटर्स हैं, इंडिया के पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं कि पाकिस्तान अपने आप को एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाता है। कल की डेट में एफएटीएफ से निकल जाता है अगर पाकिस्तान, तो हो सकता है इंडिया के अंदर फिर से कोई टेररिस्ट एक्ट लॉन्च करवा दे। ये अक्सर कर ये करते नजर आते हैं। लेट्स सी एफएटीएफ किस प्रकार से एक्शन लेता है। यूएस का यहाँ पे स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर अगला, इस न्यूज को मैंने आज भी कवर किया था, अब्दुल रहमान मक्की को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनने से रोक दिया चाइना ने। टेक्निकल होल्ड के थ्रू रोका है, वीटो के थ्रू नहीं रोका है। टेक्निकल होल्ड के थ्रू मतलब 6 महीने के लिए इसको टेररिस्ट बनने से, डेजिग्नेट होने से ब्लॉक कर दिया है, मतलब पॉज कर दिया है किसने, चाइना ने। अब यहाँ पे चाइना से बहुत प्रकार के सवाल पूछेंगे कि भाई एक तरफ तो आप ये जो ब्रिक्स की एनएसए की मीटिंग हुई थी, वहां पे टेररिज्म को कॉम्बैट करने की बात करते हो, एससीओ के मैकेनिज्म के अंदर टेररिज्म को कॉम्बैट करने की बात करते हो, दूसरी तरफ ही आप टेररिस्टों को यूनाइटेड नेशंस के अंदर डेजिग्नेट करने से रोकते हो। और आज से नहीं, 2009 से रोक रहे हो। चाहे मसूद अजहर हो, चाहे जैश ए मोहम्मद का चीफ हाफिज सईद हो, इन सबको आपने टेररिज्म के अंदर टेररिस्ट डिजिग्नेट करने से रोका, और अब तुम मक्की को भी रोक रहे हो। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? हालांकि इस बात के ऊपर चाइना के जो स्टेट काउंसलर है यांग जीची, इसने प्रॉपर तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं। तो इससे क्लियर कट है कि भाई ओवरऑल जो चाइनीज एक्शन है वो बहुत हद तक एंटी इंडिया है। ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग में अजीत डोवाल ने बोला था कि बिना किसी रिजर्वेशन के टेररिज्म से लड़ना है, लेकिन हर कंट्री टेररिज्म को अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल करती है। तो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म जो इंडिया को डायरेक्टेड है, वो चाइना के फेवर में, तो चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइना को ही नुकसान पहुंचाने वाला है, ये भी होना ही है। और चाइना के ऊपर अटैक होने दो पाकिस्तान के अंदर, तब जाके उनको और मजा आएगा। अब ओवरऑल चाइना ने एग्जैक्टली रोका क्यों ऐसे उसको? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब सैंक्शंस रेजीम के अंदर किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो सैंक्शंस के अगेंस्ट अगर किसी को नो ऑब्जेक्शन है, तो वो अपने आप को सामने लेके आए। तो चाइना ने इस नो ऑब्जेक्शन को ब्लॉक किया टेक्निकल होल्ड के थ्रू,
6 महीने के लिए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। मतलब 6 महीने तक अभी के लिए मक्की को यहाँ पे टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मक्की की बात की जाए, ये लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड था, पीछे से मक्की भी इसकी मदद कर रहा था। और भी ओवरऑल बहुत से टेररिस्ट अटैक में मक्की इन्वॉल्व रहा है। सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, जिस पेपर 3 और 2 में न्यूज आपको काम आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। लिंकेज टू टेररिज्म पर इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में न्यूज काम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों चीजों का लिंक चीजा हुआ। हैव अ ग्रेट